Good morning, dear students. I was teaching you the second chapter of history, New Kings and Kingdom. Today I am going to begin the explanation from Chola inscription. It is the main source of information to reconstruct the history of Chola Empire. These inscriptions were carved on temple walls and copper plates. ये इंस्क्रिप्शन कहाँ कार्व किए हुए हैं? वहाँ के टेम्पल्स के वॉल पर और कॉपर प्लेट्स पर. वो हमें इंफॉर्मेशन डिटेल इंफॉर्मेशन देता है वहाँ के रूलर्स के बारे में, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उन्होंने क्या ग्रांट्स और डोनेशन किए थे, वहाँ की रेवेन्यू सिस्टम कैसी थी. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया बताया हुआ है पिक्चर में, एन इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन द वॉल ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल बिलोंगिंग टू राजा चोला. जो राजा था उसके टाइम के जो टेम्पल्स है उस पर जो इंस्क्रिप्शन है जो एनग्रेव किया हुआ है, यहाँ पर उसकी पिक्चर दी गई है. चोला इंस्क्रिप्शन हमें मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में बताती है कि चोला रूलर की मिलिट्री अचीवमेंट कैसी थी. Certain inscriptions describe the different functions performed by village assemblies, trade guilds and other similar offices of the administration. कई इंस्क्रिप्शन ऐसे भी है जो हमें बताते हैं कि उस समय की विलेज की असेंबली कैसी थी, वहाँ के ट्रेड गिल्ड्स मतलब ट्रेड के रूल्स क्या थे, वहाँ की ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी. ये सब भी हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है. और लैंड ग्रांट्स वेर ऑल्सो रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स. कॉपर प्लेट्स पर जो लैंड ग्रांट्स हुई थी, जो लैंड्स डोनेट हुई थी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है. ये सारी इंफॉर्मेशन जनरली संस्कृत में लिखी हुई है. It then went on to describe the ruler and his predecessor. फिर उस इंस्क्रिप्शन में कौन राजा था, उसके बाद प्रेडिसर मतलब उसका वारसदार कौन था, फिर किसने राज किया, ये सब भी इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है. सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन पर दी गई है कि कौन से राजा ने कब तक रूल किया, उसके बाद उसके बेटे ने कब तक रूल किया, ये सारा उस पर लिखा हुआ है इन संस्कृत लैंग्वेज. The inscription on the wall of the magnificent temple built by the Chola rulers also provide a lot of information on Cholas. मंदिरों पर की वॉल्स पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो भी हमें चोलास के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है. बृहदेश्वर टेम्पल, गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, ये सारे कैसे हैं, जो आर्टिफैक्ट वहाँ की आर्किटेक्चरल फीट जो है वो सारी हमें चोलास की इंफॉर्मेशन देती है. मतलब टेम्पल्स के दीवारों पर ही वहाँ के राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई गई है. चोलास वर ऑल्सो नोन फॉर देयर ब्रोंज स्कल्पचर. चोलास इसलिए भी बहुत फेमस है कि उन लोग अपनी ब्रोंज की मूर्तियाँ बनाते थे. राजा जो होता था वो अपनी मूर्तियाँ बनवाता था. So they were also famous for that. Temples were considered important structure and life during the Chola period centered around them. Temples were a place of gathering and all religious, social and cultural functions were held in the temples. Temples had their own administrative setup. उस ज़माने में temples क्यों important थे? क्योंकि सारे जो फंक्शंस होते थे, गैदरिंग्स होते थे, वो सारे टेम्पल्स में होते थे. अभी हम देखते हैं कि हॉल होते हैं कि पार्टी प्लॉट होता है जहाँ पे सारे फंक्शंस होते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था. पहले मंदिरों में ही सारे फंक्शंस होते थे, रिचुअल्स वहीं पे होते थे और उसकी एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप होता था कि वहाँ कौन कैसे मैनेज करेगा, ये सब भी डिसाइड होता था. तो चोला पीरियड में टेम्पलों का बहुत ही इम्पोर्टेंस था. Chola administration. King was the head of the state who was assisted by the council of minister. मेन कौन होता था? राजा होता था जिसके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे. The inscription of Chola period provide information on elaborate and efficient administration structure that was prevalent during the
चोला पीरियड। चोला पीरियड की ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिली है? थ्रू इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा होता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ और ऑफिशियल्स भी थे, जैसे कि हायर ऑफिशियल्स, सिरुतरम, लोअर ऑफिशियल्स। ये नाम है, जैसे अभी कैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग नाम होता है, अलग होते हैं, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर है, ऐसे नाम अलग अलग होते हैं ना, ऐसी पदवियाँ होती है ना, वैसे यहाँ की पदवियाँ हैं कि जो ऑफिशियल्स होते थे उनके ऐसे नाम होते थे। हम अभी कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर है। सो उस समय में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर काम करते थे वो होते थे हायर ऑफिशियल्स, लोअर ऑफिशियल्स, और उनको किंग पे करता था। दे यूज्ड टू पेड बाय किंग। चोला एम्पायर को डिवाइड किया गया था मंडलम में, प्रोविंसेस में, और उसको गवर्न कौन करता था? फैमिली मेंबर्स। मतलब किसी एक राज्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता था, प्रोविंसेस, जिसको मंडलम्स भी कहा जाता था। जैसे एक प्रोविंसेस का राज एक फैमिली मेंबर करता था, तो दूसरे प्रोविंसेस का राज दूसरा फैमिली मेंबर करता था। फिर ऐसे मंडलम्स को फिर डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको कहा जाता था वलांडुस, यानी डिस्ट्रिक्ट्स। दिस वलांडुस वेर फर्दर डिवाइडेड इनटू नाडुस। अ ग्रुप ऑफ विलेज मेड वन नाडु। जब ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन जाते थे विलेज के, जिसको एक नाडु कहा जाता था। और उस समय वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था। एंड ग्रुप ऑफ विलेजेस कंसिस्ट ऑफ वेलाल्स और पेजेंट्स फैमिलीज। और वहाँ की जो विलेजेस होते थे वहाँ ज़्यादातर लोग कैसे होते थे? पेजेंट्स होते थे। मतलब क्या? वो खेती भी करते थे और एनिमल्स भी रखते थे। चोला रूलर्स जो थे वो लैंड ग्रांट करते थे। वो ब्राह्मण्स को टेम्पल्स में ज़मीन दान में दिया करते थे। ऐसे दान में दी गई ज़मीन को उन लोग ब्रह्मादेया कहते थे। दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न वाई लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण settlements came up in South India. Two type of assemblies were formed, the Sabhu and Ur. The Brahmanas formed the Sabha, while the rest of non-Brahmanas population from the Ur. वहाँ की जो कम्युनिटी थी उसको दो टाइप में डिवाइड किया था, एक तो सभा और एक तो उर। सभा यानी ऐसी जगह जहाँ पे सारे ब्राह्मण्स थे, और बाकी जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनको उर कहा जाता था। नगारम वॉज द अनदर ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। और जो ट्रेडर्स और मर्चेंट होते थे, ऐसे लोगों को नगारम कहा जाता था। A description of these three type of assemblies, the Sabha, Ur and Nagaram, have been found in the inscriptions of Uttaram Merur. अभी वहाँ के लोगों को ऐसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया था। सभा यानी ब्राह्मण्स, उर यानी बाकी लोग, और नागरम यानी जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन पर लिखी हुई मिली है। agrarian expansion अंडर चोलास। उस समय में लैंड रेवेन्यू ही इम्पोर्टेंट सोर्स था राजा का, चोला राजास का। द स्टेट शेयर विद द फिक्स टू बी 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। उन लोगों ने फिक्स करके रखा हुआ था चोला राजाओं ने कि जो भी 1/3 जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 1/3 जो है वो आपको एज ए टैक्स राजा को दे देना है। Practice of land survey on the regular interval classified the land on quality, after which the amount of revenue was revised. तभी ये भी होता था कि लैंड को सर्वे की जाती थी, लैंड की क्वालिटी देखी जाती थी, उस हिसाब से रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। तभी हम जानते हैं कि उस ज़माने में एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, इसलिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि इरिगेशन फैसिलिटी पर, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। विलेज असेंबली जो होती थी उसका काम होता था इरिगेशन फैसिलिटी को देखना, और ये विलेज असेंबली ही देखती थी कंस्ट्रक्शन का काम, फिर मेंटेनिंग द लार्ज वाटर टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स को मेंटेन करना, और बारिश का पानी उसमें जमा करना, कैनल्स बनाना, टैंक्स बनाना, डैम्स बनाना, ये सब
विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता था, विलेज असेंबली का काम हुआ करता था। चोला ऑल्सो बिल्ट एन एनीकट ओवर द कावेरी रिवर। चोलास ने कावेरी रिवर पर डैम भी बनाया हुआ था। फिर बहुत टाइम तक चोलाओं का राज चला, फिर धीरे धीरे उनका राज कम होता गया। कब कम होता गया? फर्स्ट ब्लो केम इन 1217 CE व्हेन दे वर डिफीटेड बाय पांड्यास। जब 1217 में 1217 में चोलास को पांड्यास ने हराया, तब धीरे धीरे फिर उनका राज कम होने लगा और चोला डायनेस्टी फाइनली एंड पे आ गई ड्यूरिंग दी एंड ऑफ 1279 CE। हावेवर their legacy and grandeur are still visible from the architectural structure of their time। अभी उनका राज तो कम हो गया था, पर उनका जो राज करने का तरीका था कि लेजिसी का मतलब होता है जायदाद, ये सब अभी भी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए मंदिर है, ये सब अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो वो उस ज़माने का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर हमें उनका राज कैसा था ये सब हमें दिखाता है। चोलास का राज कैसा था ये हमें उस समय के आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को देख के पता चलता है। की टर्म्स: त्रिपार्टी इन्वॉल्विंग दी 3 पार्टीज। 3 पार्टी इन्वॉल्व है इसलिए उसका नाम पड़ा है त्रिपार्टी। वासिल an official granted land in the lieu of military assistant। An official granted land in the lieu of military assistant। Samanta a subordinate chieftain or warrior। समंता का मतलब क्या है कि जो वॉरियर्स है उनका ये नाम है, उनको ऐसे समंता कहा जाता था। अगर हम माइंड मैप देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे न्यू किंगडम राइज हुआ 700 से लेकर 1200 CE तक। हमने सब डिटेल में पढ़ा है। टर्कीज इन्वेंशन, राजपूत का पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, ये सब का राज था। चोलास इन साउथ इंडिया में चोलास का राज था जो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ 1279 CE में। So this chapter is over. Your homework is to read this chapter. बच्चों, take care. Bye bye.